अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, टॉपिक हम लोगों का चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज के क्लास में हम लोग जो है कंसंट्रेशन सेल को समझने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नर्न्स्ट इक्वेशन को समझा था। आज की क्लास में उसका थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके कंसंट्रेशन सेल कैसे कैसे काम करता है हम लोग समझने के लिए एनर्जी लगाएंगे। सपोज मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर आयन बाई कॉपर, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है। हम ऐसे ही दो इलेक्ट्रोड्स पकड़ लें और दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ करके सेल बना लें। ध्यान देना, इसके पहले की क्लास में, पहले के जो भी क्लासेज हम लोगों ने पढ़ाई करी है, वहां पर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते थे और दोनों को जोड़ देते थे और सेल बना देते थे और सेल का पोटेंशियल वगैरह निकालने की कोशिश करते थे। अब मेरे को इस क्लास में क्या करना है, कॉपर आयन का ही एक मतलब कॉपर मेटल और कॉपर आयन का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड लिया, फिर इसी का बना हुआ दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, दोनों को वायर वगैरह लगा करके, सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगा करके जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद अब प्रश्न है कि क्या यह सेल काम करेगा, क्या यह सेल काम करेगा कि नहीं काम करेगा। तो हम आंसर सीधे सीधे हाँ नहीं में नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन तुम्हारे सामने क्रिएट करते हैं। एक सपोज ऊंची सी बिल्डिंग है और उसी के बगल में एक दूसरी बिल्डिंग भी है जो बिल्कुल उसी के बराबर हाइट वाली है। और हम क्या करें, एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता लाए और लकड़ी के इस बड़े वाले तख्ते को इस बिल्डिंग की छत से इस बिल्डिंग की छत पर ले जाकर के इस तरह से जोड़ दें। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और यहाँ पर एक बॉल रख दें। अब मेरे को बताओ कि ये बॉल उधर जाएगा कि बॉल इधर जाएगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बॉल को बस चुपचाप धीरे से जाकर के रख दिया। अब बस इतना तुम्हें बताना है कि बॉल उधर भागेगा कि बॉल इधर भागेगा। जितनी ऊंचाई इस बिल्डिंग की है उतनी ही ऊंचाई दूसरे वाले बिल्डिंग की भी है। तो अपने एक्सपीरियंस से तुम कहोगे बॉल कहीं नहीं जाएगा, न इधर ऊंचा न उधर ऊंचा। बॉल को कहीं किधर भी कुछ फायदा घाटा है ही नहीं। तो बॉल जहां है वहीं पड़ा रहेगा, क्यों जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। बात भी तुम्हारी सही है। अब हम एक बिल्डिंग को थोड़ा ज्यादा ऊंचा बना दें, दूसरा बिल्डिंग जो है थोड़ा नीचे रहे, और दोनों के बीच में क्या करें, फिर से लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लगा करके दोनों के बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें। ठीक, और इस पर फिर से लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लगाए और इस पर एक प्लेटफॉर्म ऐसे बना दे और प्लेटफॉर्म पर फिर से कैसे बॉल लगा करके रख दे। अब मेरे को बताओ कि बॉल उधर जाएगी कि बॉल इधर जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि इधर ऊंचाई ज्यादा है, उधर ऊंचाई कम है, बॉल जो ढलान की वजह से उधर भागेगी। ठीक, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो है ढलान, और साइंस का जो स्टूडेंट होगा वो बात करेगा एनर्जी की। यहाँ पर बॉल की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर बॉल की एनर्जी कम है। यहाँ पर बॉल की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर बॉल की एनर्जी कम है। ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह के बारे में तुम फिजिक्स में जब पढ़ोगे तो इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म्स में बात करो कि यहाँ पर जो फील्ड का पोटेंशियल है ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड का पोटेंशियल कम है। तो बॉल जो है ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ भागेगा। जैसे हम लोग ज्यादा गर्मी से कम गर्मी वाले जगहों पर भागते हैं, जहां गर्मी ज्यादा है वहां नहीं रुकना चाहते, जहां गर्मी कम है वातावरण खूब बढ़िया है वहां पे रहना चाहते हैं। बॉल के साथ भी वही है। बॉल हाई एनर्जी वाले एंड से लो एनर्जी वाले एंड पर, या फिर हाई पोटेंशियल वाले एंड से लो पोटेंशियल वाले एंड पर जाना चाहते हैं। सेम चार्ज के बारे में भी होता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो चार्ज न तो इधर मूव करेगा न तो इधर मूव करेगा, बस चुपचाप खड़ा रहेगा, देखता रहेगा इधर जाना है इधर जाना है, दोनों तरफ बराबर है तो फिर क्यों आना जाना, चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो। तो चार्ज को मूव कराने के लिए जरूरी है कि एक का पोटेंशियल ऊंचा रहे, दूसरे का पोटेंशियल नीचा रहे। तो फिर ऐसे सिचुएशन में चार्ज जो है देखेगा उधर ऊपर इधर नीचे, कुछ फायदे घाटे की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने हिसाब से जिधर चलना होगा चलेगा। लेकिन मेन जो है कहानी का थीम ये है, चार्ज को अगर चलाने का है तो चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस का होना जरूरी है। तो हम एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लें, एक जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, वही फिर से लेते हैं ना। एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले ले, दूसरा भी कॉपर इलेक्ट्रोड ले ले, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड ले ले। कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हो, आगे क्लास में हम लोगों ने देखा था। इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाओगे, ऊपर कॉपर की रॉड लगा दोगे, इधर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाओगे, फिर से कॉपर की रॉड लगा दोगे। दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड 1 मोलर।
टेम्परेचर प्रेशर का हम कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर स्टैंडर्ड, प्रेशर स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर। और जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था वैसा जो है दोनों को इधर वायर से और इधर नीचे जो है सॉल्ट ब्रिज वगैरह लगा करके खूब अच्छे से जोड़ दे। क्या ये सेल काम करेगा? तो आंसर है जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, जो पोटेंशियल इधर है वही पोटेंशियल उधर है। न इधर पोटेंशियल कम ज्यादा न उधर पोटेंशियल कम ज्यादा, दोनों का पोटेंशियल बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन कोई पागल थोड़े होता है कि जो पोटेंशियल बराबर है तब भी चलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहेगा और सेल काम नहीं करेगा। सेल को काम करना है तो दोनों तरफ कुछ अंतर होना चाहिए। अब कह दो कि हम ये कंसंट्रेशन 1 मोलर न रख करके कंसंट्रेशन को बदल दे, इधर का कंसंट्रेशन कर दे C1 और इधर का कंसंट्रेशन कर दे C2। इसमें से कोई एक वैल्यू ज्यादा होगा, कोई दूसरा वैल्यू कम होगा। क्या अब ये सेल काम करेगा? तो हम लोग जानते हैं नर्न्स इक्वेशन कहता है कि कंसंट्रेशन तुमने बदला तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा। कंसंट्रेशन बदला मतलब पोटेंशियल बदला, और पोटेंशियल यदि बदला तो चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, C1 C2 है, इसीलिए जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब जरूर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो अब जो है बड़ा छोटा हो गया, एक ज्यादा एक कम हो गया, तो अब जो है इलेक्ट्रॉनों को और चार्ज को चलना पड़ेगा और सेल काम करना शुरू कर देगा। और यही है कंसंट्रेशन सेल। एक ही इलेक्ट्रोड 2 बार लो, लेकिन दोनों तरफ जो सोल्यूशन तुमने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर अलग अलग रखते हो तो इधर वाले हाफ सेल का पोटेंशियल और इधर वाले हाफ सेल का पोटेंशियल डेफिनेटली एक दूसरे से अलग अलग होगा। और जब कंसंट्रेशन अलग अलग होगा तो ऐसा सेल जो है काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब सेल काम करेगा ही करेगा। यही है सारा कंसंट्रेशन सेल को बनाने का थीम। एक ही इलेक्ट्रोड 2 बार लेते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो इधर सोल्यूशन लेते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, उसका कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं और कंसंट्रेशन के अंतर की वजह से सेल काम कर रहा है, इसीलिए नाम ही इसका रखा जाता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन का अंतर है, उसी की वजह से काम कर रहा है, इसीलिए नाम ही रख दिया कंसंट्रेशन सेल। तो चलो हम लोग वही अपना कॉपर वाला सेल फिर से उसको थोड़ा हमने कह दिया कि एक तरफ एनोड होगा और दूसरी तरफ कैथोड होगा। सेल काम कर रहा है, बीच में अपना सॉल्ट ब्रिज है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कॉपर सॉलिड स्टेट में है, इससे जो है कॉपर आयन बन रहे हैं एक्वस स्टेट में, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब कॉपर आयन एक्वस स्टेट में है और इससे जो है कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में बन रहा है। ये सेल काम कर रहा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है C1 है, ठीक, और यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका कॉपर आयन का कंसंट्रेशन C2 है। मेरे को ये सोचना है C1 को बड़ा रखना चाहिए कि C2 को बड़ा रखना चाहिए। सेल अच्छी तरह से काम करता रहे उसके लिए C1 बड़ा या C2 बड़ा, किसको बड़ा रखे कि सेल काम करे। ध्यान देना, सेल बना लिया है, कंसंट्रेशन अलग अलग रख दिया सेल, जिसकी वजह से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज अनसॉल्व है। C1 C2 में से बड़ा कौन होना चाहिए? कोई भी बड़ा छोटा कर दे या खास तरीके से सोच करके बताएंगे कि ये बड़ा और वो छोटा? तो आंसर है खास तरीके से सोचेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम कर दो और सेल काम करता रहेगा। C1 C2 में से कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा, और मेरे को पता लगाना है कि कौन सा बड़ा रखे कौन सा छोटा रखे कि सेल काम करता रहे। इसके लिए मेरे पास 2 मेथड है। एक तो लॉजिकल मेथड, जिसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे फिर भी काम अपना निकल जाएगा, ठीक, उसको भी सीखेंगे। उसके अलावा दूसरा हम लोग नर्न्स इक्वेशन के इस्तेमाल से मैथमेटिकल वे में सोचेंगे कि C1 C2 में से किसका वैल्यू बड़ा किसका वैल्यू छोटा। ओके, तो हम चाहते हैं रिएक्शन यहां से यहां की तरफ आए, कॉपर मेटल से कॉपर आयन बने। चलो मान लिया कि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत हाई है, तो क्या कॉपर से कॉपर आयन बनेगा? जैसे मेरे घर में जो है खूब ढेर सारे साबुन है, खूब ढेर सारे साबुन है, हमको बाजार से और साबुन ला करके रखना है, तो क्या हम और साबुन ला करके रखेंगे? पहले कहेंगे भाई घर में जितना साबुन है, साबुन से आधा घर भरा हुआ है, रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तुम लोग कह रहे हो और साबुन लाओ, ये नहीं हो सकता। पहले जितना साबुन है उससे दिन में रोज 5-5 बार सब लोग नहाओ और सारा साबुन जल्दी खत्म करो, तब कुछ नया साबुन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब ये खूब ढेर सारा है तो यहां से यहां ये आएगा ही क्यों, ये बनेगा ही क्यों? मतलब ये नहीं बनेगा। हम चाहते हैं रिएक्शन आगे की दिशा में जाए और इसका फॉर्मेशन हो, ये बनता रहे, तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए। बोले तो C1 क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और इसी तरह से हम चाहते हैं ये आगे की दिशा में जाए, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि कॉपर आयन खर्च हो जाए और कॉपर मेटल बने।
तो तुम कोई चीज कब खर्च करते हो? जब बहुत थोड़ा सा बचा रहता है तो जल्दी खर्च नहीं करना चाहते, उसको बचा करके जितना लंबे समय तक रख सकते हो रखना चाहोगे। बहुत ज्यादा है तो चलो खर्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना खर्च हो रहा है, होने दो खर्च। तो अगर ये खूब ढेर सारा है तो तुम इत्मीनान से फ्री हैंड से खर्च करोगे और कॉपर मेटल में बदल दोगे, और बहुत थोड़ा सा है तो फिर कंजूसी कर करके खर्च करोगे। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन अच्छे से आगे वाली दिशा में जाए, मतलब ये ढेर सारा होना चाहिए, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन ढेर सारा होना चाहिए, मतलब C2 जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक, तो C2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। C1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए ना। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने बिना कैलकुलेशन के बाय लॉजिक सॉल्व कर दिया। चलो अब कैलकुलेशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। हम लोग नॉन इक्वेशन जानते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ QC। ठीक, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है? इधर भी कॉपर इधर भी कॉपर। कॉपर के स्टैंडर्ड पोटेंशियल में से कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल घटाओगे तो कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है प्लस 0.34। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में से स्टैंडर्ड पोटेंशियल घटा करके, मतलब कैथोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है और एनोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, दोनों को घटा करके सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तुम निकालते हो। ये तो आ गया 0, कि कॉपर के स्टैंडर्ड पोटेंशियल से कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल घटाया, आ गया 0। ये पार्ट 0 हो गया। अब अपना इक्वेशन हो गया नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बराबर माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ QC। ठीक, QC कैसे रखेंगे? जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखो, इधर क्या हो रहा है? कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, तुम लोगों ने लिखा कॉपर से बना कॉपर 2+, जिसका कंसंट्रेशन है C1। फिर दूसरी तरफ कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, जिसका कंसंट्रेशन है C2। ठीक, दोनों को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर क्या हुआ? कॉपर और कॉपर 2+ मिल करके इसका कंसंट्रेशन कितना है? C2। इससे बना रहे हैं कॉपर 2+, इसका कंसंट्रेशन C1 है, प्लस कॉपर। ये तो सॉलिड होता है, इसको इक्वेशन में लेना नहीं है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। और पिछले क्लास की बात तुम याद रखो तो तुम जानते हो QC के लिए प्रोडक्ट ऊपर लेते हैं तो C1 ऊपर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट नीचे लेते हैं, C2 नीचे, तो QC बराबर C1/C2। ये चीज उठा करके यहां पर रख दो। तो अब ये हो गया तुम्हारा माइनस 0.0591/n इंटू लॉग C1/C2। चलो मान लेते हैं C1 बड़ा है। ठीक है, अपना यही इक्वेशन आया, यहीं से पता करना है कि C1 बड़ा रखना चाहिए कि C2 बड़ा रखना चाहिए, दोनों में से कोई एक बड़ा रखना चाहिए। तो यदि C1 बड़ा है, ठीक, ये सब नीचे इस इक्वेशन को फिर से फ्रेश लिख लेते हैं। तो जो इक्वेशन हमने बनाया है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0591, डेफिनेटली 25 डिग्री सेल्सियस पर लिखा हुआ है, अपॉन n इंटू लॉग C1 अपॉन C2। यदि C1 बड़ा है C2 छोटा है तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी रहेगी, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी रहेगी, C1 बड़ा C2 छोटा। तो इफ C1/C2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, इफ C1 इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन C2, तो C1/C2 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज्यादा आएगा। और जब लॉग के आगे कोई भी तुम नंबर लिखो जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक। और इसका उल्टा, यदि C1 C2 से छोटा है तो दोनों का जब डिवीजन करोगे तो C1/C2 जो है वो लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा। और लॉग के आगे जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी अगर 1 से छोटी है तो 1 से छोटी होने की सिचुएशन में जो लॉग का वैल्यू होता है माइनस में आता है। तो अगर ये क्वांटिटी माइनस में आ जाए, निगेटिव, जैसे मान लो आगे -10 और ये वैल्यू पहले से माइनस में चल रहा है, इधर का माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर का क्वांटिटी अगर प्लस में आ रहा है तो इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के आंसर नेगेटिव आएगा। हम लोग जानते हैं सेल को काम करने के लिए सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होना जरूरी है, पोटेंशियल नेगेटिव होगा मतलब सेल कभी काम नहीं करेगा। तो सेल का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, होना है, तो चूंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है इसलिए ये क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होना चाहिए, ताकि नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाए। और इसको नेगेटिव रखने का तरीका क्या है कि ये चीज 1 से छोटा रहे।
एक से छोटा रखने का तरीका क्या है कि ये छोटा और ये बड़ा, C2 बड़ा होना चाहिए, C1 छोटा होना चाहिए। तो जब ये बड़ा रहेगा लार्ज और ये स्मॉल, तो ये रेशियो 1 से कम आएगा और लॉग लेने पर वैल्यू निगेटिव आएगा और निगेटिव मिला करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा और सेल काम करेगा। तो C1 शुड बी स्मॉल, C2 शुड बी लार्ज, हम मैथमेटिकल वे में भी समझ सकते हैं। और वही चीज यहाँ पर हमने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि C1 शुड बी स्मॉल एंड C2 शुड बी लार्ज। C2 लो होना चाहिए, C1 हाई होना चाहिए, जो बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हमने बता दिया था। तो तुम भी चाहो तो बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी बता सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि तुम्हें मैथमेटिक्स से भागना है। बहुत सारे बच्चे जो भागने के चक्कर में लगे रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो भागने के चक्कर में लगे रहते हैं, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट बताओ। ये शॉर्टकट नहीं था, ये लॉजिक था कि अगर सोचे कि रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए तो लॉजिक से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो वहां लॉजिक नहीं काम करेगा, वहां तुम्हें मैथमेटिक्स ही लगाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन से जैसे हमने बताया वैसे भी तुम्हें हैंडल करने आना चाहिए, ठीक, कि यहां से भी तुम सोच करके बता सको। ओके, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सही में लगाते हैं। अपने पास वही सेल है, कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोल पर लीटर। और सॉल्ट ब्रिज के दूसरी तरफ कॉपर 2+ जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, उससे कॉपर बन रहा है। इसका पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल क्या होगा, कैलकुलेट करना है। तो हम फिर से कहेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो n की जगह पे 2 आ जाएगा। लॉग ऑफ QC में क्या लेते हैं, जो प्रोडक्ट की तरफ आयन बन रहा है उसको ऊपर की तरफ, तो प्रोडक्ट की तरफ कौन सा रहेगा, ये ना ये खर्च हो रहा है, ये बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा तो ऊपर की तरफ, तो QC की जगह ऊपर की तरफ 0.001। और रिएक्टेंट की तरफ कौन सा आयन रिएक्टेंट का काम कर रहा है, तो ये खर्च होगा, ये बनेगा, तो ये रिएक्टेंट हुआ, नीचे की तरफ 0.1। इसी को सॉल्व करना है। इसका वैल्यू 0 होगा ही, हम जानते हैं, क्योंकि कॉपर में से कॉपर को माइनस कर रहे हैं। कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल एक तरफ, कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दूसरी तरफ, माइनस कर दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड जो EMF है वो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हुआ। फिर इधर माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम 2 अंकों पर मतलब 2 जीरो बढ़ा दे, तो इधर 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, इसमें भी 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कट गया। 1/100, 1/100 बोले तो 1/100 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -2 हो जाएगा, तो log 10 to the power -2, log 10 to the power -2 का आंसर -2 आता है। और इधर क्या है, -0.0591/2 है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो जो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.0591 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हमारा जो सेल है, सेल का EMF वो इतना आएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन भी बेहद आसानी से कर सकते हैं, नॉट ए बिग इशू। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है नॉन इक्वेशन को समझना और उस समझ-बूझ को अप्लाई करके कंसंट्रेशन सेल को बना ले जाना है। बनाने के बाद अगर जरूरत पड़े तो उसका पोटेंशियल या EMF वो भी हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो बस यही छोटी सी बात थी जो इस क्लास में हमें करनी थी। बात होती है पूरी और चलते हैं हम, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।